नमस्कार प्यारे साथियों, पंचायती राज की इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं पंचायतों के समक्ष चुनौतियों के बारे में कि ये जो पंचायत है, इन पंचायतों के समक्ष चुनौतियां होती क्या है। दो शब्द होते हैं, एक होता है चुनौती और दूसरा होता है कमी। चुनौती का सीधा सा मतलब ये होता है कि वह चीज जो हमारे सामने एक अवरोध बन रही है, एक रुकावट बन रही है। जैसे कि मानकर चलिए मैं आपसे कहूं कि आपकी कमियां क्या है और आपकी चुनौतियां क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये क्या बात है, दोनों एक ही चीज होती है। ऐसा नहीं है। चुनौती का मतलब यह है कि उदाहरण के लिए समझकर चलिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको कोई ना कोई काम करना होगा, आपको आपके घर का खर्चे चलाना होगा, साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। तो ये आपके सामने एक चुनौती है कि कैसे मैं पढ़ाई को भी कर सकूं, साथ में मेरे घर के खर्चे को भी चला सकूं। या आपको जॉब करना है, जॉब के साथ स्टडी करना है, उसके लिए आपके पास मोबाइल होना चाहिए ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सके, आपके पास नोट्स होना चाहिए। तो ये एक आपके सामने चुनौती है कि मेरे पास वित्तीय अभाव है, पैसे नहीं है, इसके बावजूद मैं कैसे मोबाइल खरीद सकूं ताकि मैं अपनी क्लासेस रेगुलर कर सकूं। ये आपकी एक चुनौती है। लेकिन अगर कमी की बात कहूं कि मैं आपसे कहूं कि आपके सामने कौन सी सबसे बड़ी कमी है, तो आप कहेंगे कि सर मैं सोचता हूं कि रोज सुबह 6 बजे उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, लेकिन हो नहीं पाता, ये आपकी एक कमी है। सर मुझे आलस बहुत आता है, ये आपकी एक कमी है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी कहीं ना कहीं दोनों चीजें कभी कभी एक जैसी देखने को मिलती है। तो यही बात है कि आज हम बात करेंगे कि पंचायतों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। देखिए, पंचायत के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसके कारण भी पंचायतें विकास नहीं कर पाती। जिसमें सबसे पहली चुनौती है विकासात्मक जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों का निर्माण करना और निर्माण करने के साथ ही उसका कार्यान्वयन करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब आप कहेंगे कि सर कहने का मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए ग्राम प्रधान या सरपंच की बात करें, उस पर जिम्मेदारी है उस पूरे ग्राम के विकास की, संपूर्ण ग्राम का विकास हो सके। तो उस गांव के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विकासात्मक कार्यक्रम बने, प्रोग्राम ऐसे बनाए जाए, ऐसे कार्यक्रम बनाए जाए। सबसे पहले तो उनका निर्माण करना और फिर उसे लागू करना। किसी भी कार्य को लागू करते समय समस्याएं बहुत सारी आती है, लेकिन लागू करने से पहले जो चरण है वह चरण है उसका निर्माण करना। बात यह आती है कि क्या वह सरपंच मैनेजमेंट का कोई डिप्लोमा कर आया है जो उसे विकास की परिभाषा पता होगी, उसे पता होगा कि यार विकास कैसे होगा? नहीं ना। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि ये जो विकासात्मक कार्यक्रम है इसका निर्माण सही तरीके से होगा? यानी सबसे बड़ी चुनौती तो पंचायतों के समक्ष यही है कि विकास के जो कार्यक्रम है उनका निर्माण कैसे हो, कैसे हम प्राथमिकताओं का निर्धारण करें। अगर पेयजल की व्यवस्था करना है और सड़कों की व्यवस्था करना है तो दोनों में से पहला कार्य कौन सा करना होगा? स्वाभाविक सी बात है, पहले पेयजल की व्यवस्था करनी होगी। तो विकास का कुछ ना कुछ पैमाना होगा, कुछ ना कुछ प्राथमिकताएं होंगी। इस बात के लिए समझ होना, इसके निर्माण को करना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान काम है, कैसे भी व्यक्ति कर सकता है। आप 2 मिनट के लिए सोचकर देखिए कि आप खुद के लिए रूल बनाते हैं, खुद के लिए नियम बनाते हैं कि ये मेरा दिन का शेड्यूल है, मुझे इस तरीके से पढ़ाई करना है, सुबह इतनी बजे उठना है, इतनी बजे से इतनी बजे तक पढ़ना है, इतने बजे सो जाना है, ये खाना है, सब चीजें आप फिक्स करते हैं। लेकिन क्या आप अपने शेड्यूल पर रेगुलर हो पाते हैं? लगातार आप पढ़ाई कर पाते हैं? आप कहेंगे सर नहीं। तो सोचकर देखिए, आप खुद के प्रति जो चीजें बनाते हैं, आप खुद को ही नहीं समझ पाते कि मेरा माइंड कब ज्यादा वर्क करता है, कब कम वर्क करता है, कब प्रैक्टिस का समय मेरे लिए ठीक है, कब थ्योरी पढ़ने का समय मेरे लिए ठीक है, कब एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज लगाने का समय मेरे लिए ठीक है। जब आप खुद ही इस बात को नहीं समझ पाते तो उसे पूरे गांव के बारे में सोचना है। तो सोचकर देखिए कि विकास का जो कार्यक्रम होता है, क्योंकि आप भी अगर आपके लिए रूल बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद का डेवलपमेंट ही करना चाह रहे हैं। तो विकास के कार्यक्रमों का निर्माण करना सबसे बड़ी चुनौती है, और निर्माण भी अगर हो गया तो इसका कार्यान्वयन करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसे लागू करने के लिए कहीं ना कहीं पैसे भी चाहिए। हो सकता है कि वित्त का अभाव हो, धनराशि नहीं हो, पैसा नहीं हो, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सामाजिक कारण होगा, राजनीतिक कारण होगा, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। तो पंचायतों के समक्ष पहली चुनौती यह है कि जो विकास के कार्यक्रम होंगे, जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे, कार्यान्वयन उनका करना और उनका निर्माण करना सबसे बड़ी चुनौती है। फिर दूसरी बात ये आती है कि सर ये तो पहली बात समझ में आ गई कि ये एक चुनौती है, तो फिर और भी कुछ चुनौती होंगी? बिल्कुल है।
दूसरी चुनौती है कि ये जो विकासात्मक कार्यक्रम होते हैं, जो विकास के लिए कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों के प्रति जनताओं में रुचि भी जगाना, ये भी तो सबसे बड़ी चुनौती है। आप मुझे बताइए, आपके घर वाले या आपके पड़ोसी जो भी हैं, कितने लोग हैं जो जाकर पंचायत में पूछते हैं कि हमारे इधर का ये जो रोड है ये क्यों नहीं बन पाया, हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, हमारे यहाँ स्कूल में जो भोजन है क्या वह भोजन डेली रूप से मिल रहा है, सही तरीके से मिल रहा है, क्या हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी बननी थी वह लाइब्रेरी बन पाई है या नहीं। कितने लोग हैं जो इस बात को पूछते हैं। मैं गारंटीड कह सकता हूं कि आपके पूरा जो एक मोहल्ला होगा, जो जिस क्षेत्र में आप रह रहे होंगे गांव में, उधर अगर 30 लोग भी हैं या 50 लोग भी हैं, 100 लोग भी हैं, तो मुश्किल से कोई एक व्यक्ति मिलेगा जो जाकर प्रधान से या सरपंच से इस तरीके से प्रश्न पूछता है कि ये बताइए कि विकास के लिए आपने क्या किया, किधर रोड बनाया, किधर पेयजल की व्यवस्था की, कहां पर क्या व्यवस्था की, लोगों के लिए आपने कौन सा कार्य किया। कहने का मतलब कि विकास कार्यक्रमों के प्रति लोगों में भी रुचि नहीं है। केवल सरपंच का कार्य विकास करना नहीं है, बल्कि लोगों में भी तो रुचि होना चाहिए कि हमारे यहाँ बात सब करेंगे कि यार रोड बनना चाहिए, नाली साफ होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक जनता में पर्याप्त रूप से रुचि होना सबसे बड़ी बात होती है। ध्यान रखिएगा हमेशा कि घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता जब तक कि घोड़े की खुद की इच्छा नहीं हो। तो जब तक लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, जब तक खुद में रुचि नहीं आएगी कि विकास का कार्य होना चाहिए, तब तक विकास नहीं हो सकता। तो यह भी एक चुनौती है कि जनता में ही विकास कार्यक्रमों के प्रति रुचि को जगाना, या रुचि नहीं है। तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे काम लगता है वह है वित्तीय अभाव। धन, रुपया, पैसों की अगर हम बात करते हैं, वित्तीय संसाधनों की बात करते हैं, तो पंचायतों के समक्ष वित्तीय अभाव एक सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी चुनौती है। मान लेते हैं कि आपने विकास कार्यक्रम बना लिया, बहुत अच्छा विकास का कार्यक्रम बनाया, आपने सोचा कि मैं गांव में टंकी का निर्माण करवाऊंगा जिसके द्वारा पेयजल की व्यवस्था होगी, नलकूपों का निर्माण कराऊंगा, हेडपंप का निर्माण कराऊंगा, मैं स्वच्छ नालियों की यहाँ पर देखभाल करूंगा, वहां पर सड़कों का निर्माण कराऊंगा। हर चीज का आपने सोचा कि लोगों को पशुपालन की व्यवस्था होनी चाहिए, मत्स्य पालन की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने हर चीज के बारे में सोचा, आपकी योजना इतनी अच्छी है कि उस योजना को बनाने में हो सकता है कि व्यक्ति सोच ही नहीं पाए, इतना अच्छा आपने एक मॉडल तैयार किया निर्माण का। किंतु उस मॉडल को तैयार करने के बाद उसे लागू करने में, इस क्रियान्वयन में या कार्यान्वयन में, ये जो वित्तीय अभाव है ये सबसे बड़ी समस्या है। आपने ठेकेदार से कहा कि मेरे यहाँ टंकी का निर्माण होना चाहिए, ठेकेदार ने कहा साहब हो जाएगा। उसने कहा एडवांस में हमें इतने लाख रुपए दे दीजिए, हम टंकी का निर्माण कर देंगे। आपने किसी से कहा हमारे यहाँ रोड का निर्माण होना चाहिए, आपने सफाई वाले से कहा कि नालियां हमेशा सफाई होनी चाहिए, लेकिन उस कार्य के बदले जो उसे रोजगार मिलना चाहिए, जो उसे पैसे मिलना चाहिए, जो उसका परिश्रम मिलना चाहिए, क्या वो पंचायत उसे दे पा रही है? पता लग रहा पंचायत के पास ही पैसे नहीं है, वित्तीय अभाव है। तो ये जो योजनाएं हैं ये केवल रजिस्टर में ही रह जाएगी। कहने का मतलब पंचायतों के सामने वित्तीय अभाव यानी पैसों की का एक जो अभाव होता है ये भी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। अगला है गांव के विकास की योजना तैयार ना कर पाना। वही बात कि ये जो विकासात्मक कार्यक्रम है ये तैयार ही नहीं कर पाना, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आखिर कैसे तैयार करें, आखिर हर मोहल्ले को कैसे पानी की व्यवस्था हो, इसके लिए सही समुचित ढांचा क्या हो, आखिर हम रोड कहां पर बनवाएं कहां पर नहीं बनवाएं, नालियों का किस तरीके से यहां पर कार्य होना चाहिए, कैसे एक समुचित व्यवस्था हो। आज से जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, लगभग 2300 या 2500 ईसा पूर्व की एक जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी वहां की जल निकासी। जल निकासी, ध्यान रखिए अगर प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि ये बताइए कि प्राचीन इतिहास में जल निकासी व्यवस्था किस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, तो ध्यान रखिएगा वो हड़प्पा सभ्यता की थी। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर सड़कों को इस तरीके से बिछाया गया था, सड़कों के आसपास नालियां बनाई गई थी, उन नालियों को पट्टियों से ढका गया था और पट्टियों से ढकने के बाद वह नाली इस तरीके से बहती थी कि बहकर गांव के बाहर एक गड्ढे में वहां पर नालियों को खोला जाता था। सोचकर देखिए आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की यह बात है
और 5000 वर्ष पहले हमारे भारत में इतनी अच्छी सभ्यता थी कि ये जो जल था, जो कि गंदा जल था, इस जल का भी समुचित तरीके से किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं ताकि लोगों को बीमारी से बचाया जा सके और जल का सही तरीके से उपयोग किया जा सके। जब आप हड़प्पा सभ्यता को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां पर सड़कें भी इतने सही तरीके से बनाई गई थी, नालियों का इतना व्यवस्थित क्रम था, वहां पर प्रकाश की भी पूर्णता व्यवस्था थी। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो ग्राम के विकास की योजना है, इसे तैयार कर पाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, अगला है संसाधनों के अभाव के बावजूद कर नहीं लगा पाना। आप मुझे बताइए, आपने ग्राम पंचायत के करों के बारे में पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया कि मनोरंजन टैक्स भी लगता है और भी बहुत सारे कर यहाँ पर लगते हैं, कूड़ा करकट कर भी लगता है, किस तरीके से वहां पर टैक्स प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें यह पता है कि हमारी पंचायत ने हमारे पर यह कर लगाया या वो कर लगाया या कोई सा कर लगाया। आप जानते हैं पशुपालन एक कर लगता है, लेकिन क्या आपके गांव में आप जिस भी पंचायत से बिलोंग करते हैं, क्या वहां पर ये सभी टैक्स लगते हैं? तो हमें एक बात तो पता है कि संसाधनों का अभाव है। ठीक है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। अगर संसाधन नहीं है तो दूसरा जो पैसे का जरिया है पंचायत के पास, अगर उसे कार्य करवाना है तो दूसरा जरिया है टैक्स, यानी कर। पशुपालन कर हो गया, कूड़ा करकट कर हो गया, इसके बाद मनोरंजन कर हो गया। लेकिन ये बताइए आप, दुग्ध उत्पादन पर भी कर लगता है, लेकिन क्या पंचायत इन सभी करों को लगा पाती है? आप कहेंगे सर हमने तो नहीं देखा कि हमारे यहाँ कर लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि संसाधनों का तो अभाव है, यह हमें पता है, लेकिन योजना के निर्माण के लिए, उसके कार्यान्वयन के लिए जो पैसा आना चाहिए वह टैक्स से भी आ सकता है, लेकिन पंचायत टैक्स से नहीं लगा पाती। ये भी एक चुनौती है। अगला है गणपूर्ति। गणपूर्ति इसे सामान्यता जब आप संविधान पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं कोरम। जब आप डिटेल में संविधान को पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि किसी भी बैठक को पूर्ण होने के लिए जो एक गणपूर्ति होती है, जो एक लोगों की उपस्थिति होती है, उसे हम कहते हैं कोरम। अगर वह उपस्थिति नहीं हुई तो वह जो बैठक होनी है वह बैठक पूर्ण नहीं मानी जाएगी, फिर वह बैठक नहीं हो सकती। गणपूर्ति का सीधा सा मतलब यह होता है कि मान लीजिए एक पंचायत की बैठक होनी है। पंचायत की बैठक के लिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि गणपूर्ति के लिए कितने लोग होने चाहिए, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कितने लोग कोरम में उपस्थित होना चाहिए, गणपूर्ति में उपस्थित होना चाहिए। तो पंचायत की बैठक में जितने लोग आना चाहिए, ग्राम सभा के जितने लोग आने चाहिए, अगर उतने लोग नहीं आ पाते तो वो बैठक नहीं हो पाती। आपके बात करते हैं माता पिता या भाई बहन या कोई भी आपके जो पड़ोसी है, आप सोचकर देखिए कितने लोग हैं जो पंचायतों की बैठक में उपस्थित होंगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर आप भी गांव में रहते हैं तो आप खुद कभी पंचायत में नहीं गए होंगे बैठक में उपस्थित होने के लिए। इसका मतलब यह है कि पंचायत के पास एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये जो पंचायत की बैठक होती है ना, इस बैठक में ही लोग उपस्थित नहीं होते। गांव में जो चौकीदार होता है वह हमेशा गांव में इस बारे में जानकारी देता है कि इस दिन पंचायत की बैठक होनी है। सबको पता होता है कि इस दिन बैठक होनी है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पंचायत की बैठक में उपस्थित होते हैं। वास्तव में जितने लोग उपस्थित होना चाहिए वह लोग उपस्थित ही नहीं हो पाते, इसलिए सही तरीके से बैठक भी नहीं हो पाती। देखिए, अगर बैठक सही तरीके से होगी तो बहुत सारी चीजों का समाधान निकलेगा। अगर कई लोग उपस्थित होंगे तो वे प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि यहां पर जनता सीधे शासक से प्रश्न पूछ सकती है। ये एक सबसे बड़ी यहाँ की प्रशंसा है, ये एक सबसे बड़ी खूबी है। तो मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो बैठक में उपस्थित हुए और उन्होंने लोगों से प्रश्न पूछा। आप कहेंगे सर नहीं है, ऐसे तो हम तो जानते ही नहीं है। इसका मतलब पंचायतों के समक्ष एक चुनौती ये भी है कि गणपूर्ति यानी कि बैठक में उपस्थित ही नहीं हो पाते। तो प्यारे साथियों, हमने ये देखा पंचायतों के समक्ष चुनौतियों के बारे में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पंचायतों के समक्ष कौन कौन सी या पंचायतों की कौन कौन सी कमियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।